हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप सबकी दुआएं जो हैं वो रंग लाई हैं और मैं आज काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। एंड कल से फिर से लगते हैं हमारे क्लास सेशंस के अंदर। ये सेशन तो वैसे भी कभी मिस नहीं हुआ है, लेकिन और सेशंस को भी मैंने प्लान किया है। आप सबका स्वागत है दोस्तों एक्सप्लेन बाय कुश पांडे में। मेरा नाम है कुश और आप देख रहे हैं द डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेन। और आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2023। आज की तीन बड़ी खबरें कौन सी हैं? पहली बड़ी खबर है मेडिसिन में, फिजियोलॉजी में मिला है नोबेल प्राइज कल के दिन। आज एक और नोबेल मिलेगा, कल एक और मिलेगा, फोर्थ फिफ्थ तक सारे नोबेल हो जाएंगे। उसको लेकर एक अलग से वीडियो ले आऊंगा जहां पर ट्रिक्स के साथ आप उन वीडियोस को, उस प्राइजेस को याद कर सकते हैं। तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज जो है वो इस बार दिया गया है mRNA रिसर्च के लिए, जिसकी वजह से जो पहली दुनिया की कोविड वैक्सीन थी उसे बनाया गया था। दूसरा, बिहार में कास्ट सर्वे आया है जिसमें कई सारे फाइंडिंग्स हैं, कई सारे रोचक डिटेल्स में आई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है इट इज मोर देन 63% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। राज्य की जनसंख्या का 63% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में आता है। इनफैक्ट जो ओबीसीज में बात करें तो यादव्स की जो एक परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा भी बताया जाता है इस सर्वे के अकॉर्डिंग। ये सर्वे के क्या आयाम है उसको अलग से बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो पॉइंटर्स क्या क्या हैं। फिर दोस्तों, एशियन गेम्स में कल के दिन हमने बेहतर परफॉर्म किया है। हाँ, अगर हम बात करें इसको 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर को तो 15 मेडल आए थे, लेकिन हाँ 2 अक्टूबर को भी हमने बेहतर परफॉर्म किया है। और कई ऐसे इवेंट्स में, चाहे वो रोलर स्केट्स हो, चाहे वो स्टीपल चेज विमेंस हो, चाहे वो लॉन्ग जंप विमेंस हो, हमने वहां पर भी मेडल जीते हैं और वो बड़ी खबर वहां से आ रही है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आते हैं हमारे आज के होमवर्क पे। कौन सा वो केंद्रीय मंत्रालय है जो टॉप प्रोक्योरर है ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एज ऑफ 2023? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कोकियत तुर्बन या कोकियत टर्बन अभी न्यूज में था, वो इनमें से किस स्टेट में है? उस स्टेट का नाम है मणिपुर। अभी वहाँ पर एक और हादसा हुआ है जिसको लेकर फिर से वहाँ पर गहमा गहमी भर चुकी है। इनफैक्ट लगातार वो पिछले कई महीनों से चल रही है। बुध नेशनल सर्किट कौन से स्टेट में है इंडिया में, या कौन सी सिटी में है? आंसर है उसका ग्रेटर नोएडा या नोएडा के अंदर ये पाया जाता है। और आईजी नोबेल प्राइज, जो इस बार एक इंडियन भी था उस प्राइज में थे, ये किस लिए दिया जाता है? तो कई ऐसे ह्यूमरस साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जो हमें हंसी दिलाते हैं, कहते हैं ये भी कोई साइंस है, लेकिन वो हमारी लाइफ में भी इंपैक्ट पैदा करते हैं। उन सारे साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए आईजी नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है। अब आते हैं हमारे आज की पहली बड़ी खबर पे। दोस्तों, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये वो समय था जब भारत के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में एक कैंपेन, जो कि पिछले साल से शुरू हुआ है, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, उसको किया गया था। जहां पर श्रमदान की बात करें, जहां पर सैनिटेशन की बात करें, जहां पर ऐसे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स जो बैकवर्ड हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, ऐसे ब्लॉक्स जो बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, उनको फोकस करने की बात करें। विजिबल सैनिटेशन या विजिबल सफाई, कि अगर आप एक शहर को देखो, गांव को देखो, तो आपको साफ लगे, उन पर फोकस करने की बात की गई थी। और आपने देखा होगा कल परसों कई सारे वीडियोस आए थे जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, कई मंत्री, कई सेलिब्रिटीज जो हैं श्रमदान कर रहे हैं। इनफैक्ट एक वीडियो आया था जिसमें अंकित बैनपुरिया, जो कि 75 डे हार्ट चैलेंज के लिए मशहूर है इंडिया में, उनके साथ मोदी जी ने भी श्रमदान या एक एक्टिविटी की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा आपका वायरल हुआ था। तो अगर हम ये सब चीज़ों को इग्नोर भी करें, ये कैंपेन इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आपका बन सकता है। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जो है उसे हर साल सितंबर 15 से अक्टूबर 2 तक हम सेलिब्रेट करते हैं। एक ऐसा कैंपेन है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने किया है। इसका इस साल थीम है आपका गार्बेज फ्री इंडिया। और इस कोर कैंपेन का मतलब है ऐसे सेंटर्स जहां पर सफाई कम है उन्हें सफाई करना, और पब्लिक प्लेसेस पे जहां पर काफी फुटफॉल, काफी लोग आते हैं, उन्हें भी साफ रखना। साथ ही साथ जो सफाई मित्र हैं, जो हमारे जिसे कई लोग कहते हैं कचरा उठाने वाले, उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचना, उसको लेकर इस बार कैंपेन जो है आपका शुरू हुआ था। इसका थर्ड फेज भी कल के दिन अनाउंस कर दिया गया है और वो पूरे साल भर चलेगा, और फिर अब सितंबर में आके उसका कैंपेन फिर से स्टार्ट किया जाएगा। मोदी जी दोस्तों अभी दौरे पे हैं।
और उन्होंने नथद्वारा में कई टूरिस्ट फैसिलिटीज़ को इनॉग्रेट किया, और वहीं पर जो वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है उसके लिए भी एक उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, और दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द कृष्णा सर्किट अंडर दी स्वदेशी दर्शन या स्वदेश दर्शन 2.0। स्वदेश दर्शन 2.0 आगे बताऊंगा, लेकिन अगर बेसिक बताऊं आपको तो एक ऐसा स्कीम है जो भारत के अंदर जो टूरिज्म है, चाहे वो कल्चर के बेस पे हो, चाहे वो हिस्ट्री के बेस पे हो, चाहे अलग अलग फैक्टर्स के बेस पे हो, कैसे हम देश के अंदर जो एक टूरिज्म है, एक पर्यटन है, उसे कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए ये स्टार्ट हुआ था। इसका सेकेंड फेज अभी चल रहा है, पहला फेज ऑलरेडी 2014 में स्टार्ट हो चुका था। तो उसी के अंदर कई अनाउंसमेंट्स यहाँ पर दोस्तों जो है वो किए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अनाउंस किया है कि उसने 23.59 करोड़ रुपीस जो हैं वो एलोकेट किए हैं फॉर डेवलपिंग टूरिज्म फैसिलिटीज इन नथद्वारा। नथद्वारा जो है वो फेमस है आपका श्रीनाथ जी टेम्पल के लिए, और वैष्णव्स के लिए ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो भगवान है वो लॉर्ड कृष्णा है, और अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड एक सेल्फ मैनिफेस्टेड यहाँ पर एक वो उन्होंने अवतार लिया था फ्रॉम स्टोन और फ्रॉम द गोवर्धन हिल्स, और उसी जगह पर ये टेम्पल आपका बनाया गया था। और 1672 में इस टेम्पल को गोस्वामी दामोदर दास बैरागी ने उस टेम्पल को बनाया, और तब से लेकर अब तक ये टेम्पल जो है वो बहुत ही पावन है, और इसीलिए इसको उसको और बेहतर करने के लिए ये कैंपेन को आपका स्टार्ट किया गया है। अब अगर हम बात करें स्वदेश दर्शन 2.0 क्या है, तो इसका पहला फेज जो था वो आपका था 2014-15 में। इसका थीम है कल्चर एंड हेरिटेज, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म। माइस मतलब जो आपका एक्सपो है या फिर जो कॉन्फ्रेंस को लेकर है, उसमें आता है रूरल टूरिज्म, बीच टूरिज्म, क्रूजेस, ओशन इनलैंड। मतलब हर अलग अलग फैक्टर्स पे एक जो ओवरऑल टूरिज्म का ग्रोथ है, ना सिर्फ किसी थीम पर, किसी पर्टिकुलर लेट सपोज चार धाम को लेकर, हर एक एस्पेक्ट पर स्वदेश दर्शन 2.0 काम करता है। स्वदेश दर्शन 2.0 है उसका मेन मकसद है वोकल फॉर लोकल, मतलब देश के अंदर जो अलग अलग स्थान हैं जो अभी दुनिया में इतने पॉपुलर नहीं है, कैसे दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएं, उस पर फोकस करता है, और कैसे हर एक ऐसा जिला, हर एक ऐसा टूरिज्म साइट खुद आत्मनिर्भर हो जाए और अपने इकोनॉमी को, अपने सिटी को, अपने टूरिज्म को डेवलप करने में आगे बढ़े। उसको लेकर स्वदेश दर्शन 2.0 जो है उसको स्टार्ट किया गया था। इसका एक और मेन मकसद है, जैसे मैंने पहले कहा, एक आपने सुना होगा एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, वैसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में ऐसे एरियाज हैं जहां पर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। कैसे उन लोकल एरियाज को, लोकल इकोनॉमीज को हम ग्रो करा सकें, उसके लिए सेकेंड फेज को आपका लॉन्च किया गया है। सेकेंड फेज के अलावा कई और योजनाएं भी हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करती हैं। उनमें प्रसाद स्कीम है, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स है, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है, देखो अपना देश इनिशिएटिव है। ऐसे तमाम इनिशिएटिव्स हैं जो भारत में पर्यटन को प्रमोट करती हैं। यहाँ पर दोस्तों गौर कीजिएगा, अभी हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म डे भी हुआ था। कब हुआ था? 27 सितंबर को हुआ था। और उसी दिन क्या हुआ था? उसी दिन 5 ऐसे गांव हैं जिन्हें रूरल टूरिज्म का बेस्ट गांव कहा गया था। उनका जिक्र मैं मल्टीपल टाइम्स कर चुका हूं। वो 5 गांव याद रखिएगा, उन 5 गांव को गोल्ड मेडल दिया गया था। उन पे सवाल एग्जाम में 100% आपका बनने वाला है, तो उसको लेकर भी यहां पर प्रमोट किया जाएगा। अगर हम बात करें भारत की, तो दुनिया के टूरिज्म में भारत 10th पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, और ये रैंकिंग है एज पर 2019 वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग हम दुनिया में 10वें रैंक पर दोस्तों मौजूद हैं। फिर आते हैं दोस्तों एक और योजना पे। ट्राइबल अफेयर्स की एक संगठन है जिसका नाम है आपका नेस्ट। नेस्ट का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये ऑर्गेनाइज करेगा चौथा नेशनल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का कल्चरल, लिटरेरी एंड कला उत्सव, जो कि देहरादून में उत्तराखंड में 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा। ये 4 दिन का इवेंट है जहां पर 1500 से अधिक जो एकलव्य स्कूल्स हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट आपके करने वाले हैं। इस साल एकलव्य विद्यालय संगठन समिति जो है उत्तराखंड की, वो इसको होस्ट करेगी, और देहरादून का ही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है जहां पर ये इवेंट आपका किया जा रहा है। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि सर ये जो एकलव्य स्कूल ये होता क्या है? तो एकलव्य मॉडल स्कूल, मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एज अ कंसेप्ट शुरू हुआ था 97-98 में, जहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं वो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर सकते थे। और 2018-19 में इसको रिवैम्प किया गया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और उस समय कहा गया कि ऐसा इंडिया में कोई भी ऐसा ब्लॉक,
कोई भी ऐसा ब्लॉक जहां पर 50% से ज़्यादा वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, वहां पर 2022 के एंड होते होते एक स्कूल, एकलव्य स्कूल होना ज़रूरी है, जो कि अब अचीव आपका ऑलरेडी हो चुका है। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसका मेन मिनिस्ट्री है और इसने ही इसको 2018-19 में फिर से आपका रिवैम्प किया था। हर स्कूल की कैपेसिटी होती है 480 स्टूडेंट्स की और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक यहाँ पर पढ़ाई होती है। यहाँ पर ग्रांट दिए जाते हैं और ये ग्रांट दिए जाते हैं और ये ग्रांट जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है और खर्च भी करती है, एंड दे आर गिवन अंडर सेक्शन आर्टिकल 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंडर ये ग्रांट जो है आपके वो दिए जाते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, ग्रांट का मतलब होता है उन्हें अनुदान या फिर एक सपोर्ट दिया जाता है, सरकार सपोर्ट देती है ताकि उन स्कूल्स को हम डेवलप कर सकें और उनकी फंक्शनिंग को और बेहतर कर सकें। एकलव्य स्कूल जो है उन्हें कहा गया है कि जो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग तहसील में आपके जो नवोदय विद्यालय, उसी कंसेप्ट पर इन्हें बनाया गया है ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी एक बराबर की शिक्षा मिले जो बाकी समाज के लोगों को मिलती है। तो उसको लेकर ये फेस्टिवल जो है वो आपका देहरादून में ऑब्जर्व किया जाएगा। दोस्तों, मोदी जी ने अभी डेडिकेट किया है 4500 करोड़ का मेहसना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन। इसका भी उन्होंने अभी हाल ही में आयोजन किया। दोस्तों, वो पहुंचे थे चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जहां पर उन्होंने करीब 7000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को का जो फाउंडेशन स्टोन है उसको ले किया। इसमें आपका पाइपलाइन है जो कि बनाई जाएगी इस रीजन में। इसके अलावा एक एलपीजी प्लांट बनेगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपका रहेगा एचपीसीएल का, जो कि आबू रोड पे आपका जो है वो दोस्तों बनाया जाएगा। इसके अलावा ये जो प्लांट होगा, एलपीजी प्लांट जो होगा, इससे करीब 86 लाख सिलेंडर्स पर एनम जो है वो यहाँ से बॉटल हो सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने इंदौर में एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है उसे बनाया, जहाँ पर सप्लाई चेन को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो रोड ट्रैवल हो, चाहे वो एयर ट्रैवल हो, चाहे वो अलग अलग ट्रैवल हो, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स को, उसके लिए लॉजिस्टिक पार्क बनाया ताकि जो ट्रेड है इंडिया के अंदर उसे और बेहतर और उसको हम और बेहतर तरीके से सप्लाई कर सके। तो उसको लेकर ये योजना जो है इसको भी उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है। फिर दोस्तों, अफगानिस्तान का जो इंडिया में एम्बेसी था उसे दिल्ली में शट डाउन किया गया है। अफगानिस्तान के साइड से खबर आई है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिला कि इस एम्बेसी को चला सकें, और उसमें कहा गया कि उनके पास स्टाफ काफ़ी कम था और कोई एनवॉय नहीं था आफ्टर द प्रेसिडेंसी ऑफ अशरफ गनी, इसीलिए इसको हम चला नहीं पाएंगे। इंडिया कहना है कि भाई वो उस तालिबान रूल को मानता नहीं है और इनके पास फंड्स नहीं थे इस पर्टिकुलर मिशन को चलाने के लिए, इसीलिए अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, जो दूतावास है, उसे इंडिया में शट डाउन अभी हाल ही में आपका कर दिया गया है। फिर नितिन गडकरी साहब, जो भारत के मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, वो पहुंचे हैं 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस में, जो कि आपका चेक रिपब्लिक में, प्राग, वहाँ कैपिटल वहाँ हो रहा है, और वहाँ पर उन्होंने मिनिस्ट्रियल एड्रेस जो है आपका प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक ऐसा अप्रोच फॉलो कर रहा है, एक ओवरऑल अप्रोच, जिससे रोड एक्सीडेंट्स, रोड क्रैशेस जो हैं, उनमें डेथ्स जो हैं उन्हें हम कम कर सकें। इस बात को याद रखिएगा, दुनिया में मैक्सिमम रोड डेथ्स, रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में ही होते हैं, और इसीलिए इनका ये बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका मानना है कि आने वाले सालों में जो हमारे मेजर्स हैं, जो हमारे एफर्ट्स हैं, वो दिखेंगे और जो डेथ्स हैं रोड एक्सीडेंट्स में, या रोड एक्सीडेंट जो हैं, वो आपके कम होने वाले हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में दिसंबर 2023 तक, मतलब इस साल के एंड तक प्लानिंग हो रही है कि कैसे हम जो पॉट होल्स हैं, जो गड्ढे हैं हाईवेज पर, कैसे उन गड्ढों को हम कम कर सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर आपका प्लानिंग जो है वो चल रहा है। लेकिन भाई, सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे यही है, साउथ एशिया में स्वागत कीजिए पहली सेमी हाई स्पीड, इनफैक्ट नॉट सेमी, पहली हाई स्पीड रेलवे का, जिसे इंडोनेशिया में बनाया गया है। ऑफ कोर्स इसके पीछे चाइना है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत इसे बनाया गया है। और इस पर्टिकुलर जो हाई स्पीड रेल है, जिसे बुलेट ट्रेन भी आप कह सकते हो, इसका नाम जानते क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है वुश। वुश मतलब लिटरली जोको विदोदो, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि वुश ऐसे जाएगा जैसे कि मतलब क्या हो गया। और हाई स्पीड रेलवे है तो 350 किलोमीटर पर आवर के ऊपर इसकी रेंज रहेगी, और उसके ऊपर ये आपका ट्रैवल करेगी। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इंडोनेशिया ने ये सेट, देखो ये सुबह की पेपर में आया था लेकिन अब लॉन्च हो गया है।
चाइना फंडेड हाई स्पीड रेल जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आपकी पहली है। इसे बैक चाइना का जो आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव उसके अंतर्गत आता है और आपका इसका नाम रखा गया है वुश। ठीक है, और करीब 600 लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जकार्ता से बांडुंग जो कि वहां का जावा प्रोविंस का कैपिटल है वहां पर आराम से जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये की प्रोजेक्ट है अंडर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इनिशियली 142 किलोमीटर्स का। इसका बजट है $7.3 बिलियन का और चाइना ने इसको फंड किया अंडर दी पीटी कराटा सपाट इंडोनेशिया चाइना जो कि एक जॉइंट कंसोर्शियम है इंडोनेशिया और चाइनीज कंपनी का। बेसिकली ये कनेक्ट करेगा जकार्ता कैपिटल को विद बांडुंग जो कि एक कैपिटल है ऑफ द वेस्ट जावा प्रोविंस और उसको कनेक्ट करने के लिए इस हाई स्पीड रेल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। अगर हम इस रेल डील की बात करें तो बहुत लेट हो गया है, मुद्दतों से ये आपका प्रोजेक्ट चल रहा था। 2015 अक्टूबर में से साइन किया गया था। उस समय इंडोनेशिया को चूज किया चाइना ने ओवर जापान कि इस हाई स्पीड रेल को हम बनाएंगे इंडोनेशिया में ना कि जापान में, और इसे फाइनेंस किया था विद अ लोन बाय द चाइना डेवलपमेंट बैंक जो 75% कॉस्ट को कवर करता है। 25% जो ये आपका कंसोर्शियम है ये कवर करता है, बाकी 75% जो है वो चाइना डेवलपमेंट बैंक इसको फंड करता है। तो अब फाइनली इंडोनेशिया में साउथ ईस्ट एशिया में पहली हाई स्पीड रेल अब आपकी आ चुकी है, उसका नाम है वुश। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि अगले साल होगी और ये कॉन्फ्रेंस आपकी होगी फरवरी 26 से 28 के बीच हैदराबाद में। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है बायो एशिया 2024 जो कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कैसे हमारे लाइफ साइंस को, कैसे हमारे जीवन को, हमारे बायो साइंसेस को, कैसे बायोलॉजिकल फ्यूचर को कैसे वो चेंज कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं, उसको लेकर ये कॉन्फ्रेंस आपका होगा। और ये कॉन्फ्रेंस आपका होगा और इसका ये 21वां एडिशन है जो कि अगले साल होगा और ये हैदराबाद में शेड्यूल किया गया। इसका थीम है आपका डेटा एंड एआई रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज इज पॉइज्ड टू रीशेप द फ्यूचर ऑफ लाइफ साइंसेज। इस थीम पर अगले साल ये कॉन्फ्रेंस हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइज आपकी दोस्तों जो है वो की जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं रक्षा, हमारी डिफेंस करंट अफेयर्स पे। तो इंडियन एयरफोर्स एक ऑर्डर प्लेस करने वाला है जिसके तहत वो 156 मेड इन इंडिया प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स को परचेज करेगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर दैट इज HAL। ठीक है, HAL इन्हें बनाता है और ये इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है दुनिया का जो कि लैंड एंड टेक ऑफ कर सकता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स। ऐसा करने वाला ये इकलौता हेलीकॉप्टर है दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स। इंडिया जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे भी है जहां पर हम अपना बैटलफील्ड वहां पर भी हमारा है, तो वहां उन जैसे उतना एरिया तो नहीं लेकिन हाँ कम से कम बेस कैंप तक तो ये आपका आ सकेगा और आगे चलकर हम और सारी चीज़ों में जहां पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ये एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है और इसे कस्टमाइज किया गया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्सेस। डेजर्ट टेरेन्स में और हाई अल्टीट्यूड सेक्टर्स में दोनों में ही ये आपका जो है काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकता है। फिर दोस्तों ग्रॉस जीएसटी जो रेवेन्यू है वो स्लो हुआ है अगर हम कंपेयर करें इसको, और ये आपका स्लो हुआ है टू 10.2% इन द मंथ ऑफ सितंबर। ग्रोथ इन द इंडियाज ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू स्लो डाउन टू 7 मंथ लो इन सितंबर फ्रॉम अराउंड 10.8% इन द प्रीवियस 2 मंथ्स। हम लगातार बढ़ रहे 10.8% से, लेकिन इस महीने 10.8% 10.2% पे है। हाउएवर जो कलेक्शन है, अगर हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन का जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज हुआ है 2.3% का ओवर अगस्त रेवेन्यूज टू टच 1,62,712 करोड़। ये कलेक्शन है जीएसटी का इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो कि कलेक्शन के मामले 2.3% ज़्यादा अगस्त से है, लेकिन ओवरऑल बात करें इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रॉस रेवेन्यू तो स्लो डाउन किया है ग्रॉस के तौर पर। और 27 मंथ पहले मतलब जब पेंडेमिक था उस समय जून 21 में आपका ग्रोथ आया था, जब उस समय सिर्फ 2% आपका इंक्रीज किया था बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, और अब इसने सिर्फ अभी 10.2% ग्रो किया है। लेकिन अगेन उससे कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद ये सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है, जो कि अगेन बहुत स्लो तो नहीं है हाँ, लेकिन 27 महीनों में स्लोएस्ट ग्रोथ है जीएसटी की इन द मंथ ऑफ सितंबर।
जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ेगी, ये एक ट्रेंड हमने देखा है, और तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे भी अगर आपको याद होगा तो चाहे वो ऑनलाइन बेटिंग हो, गैम्बलिंग हो, उन सब चीज़ों पे 28% का जीएसटी जो है वो सरकार ने अप्लाई कर दिया। इनफैक्ट अक्टूबर 1 से ये जीएसटी आपका एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये भी है कि जब आईपीएल आएगा, जब अलग अलग गेम्स आएंगे, तो वहाँ पर इस एप्लीकेशन, इस पर्टिकुलर जीएसटी की वजह से उन महीनों में ग्रोथ अपने आप आपको ज़्यादा दिखेगी। तो इसमें कोई टेंशन की बात फिलहाल तो नहीं है। रेवेन्यू जो है वो मणिपुर में बढ़ा है। मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से बिकॉज ऑफ दी डोमेस्टिक टेंशंस रेवेन्यू आपके कम हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ आया है अगर हम कंपेयर करें उस स्टेट के ही बारे में, और सितंबर 47% ग्रोथ आया है। और सिर्फ बिहार है इस बार जहाँ पर जीएसटी कलेक्शन है उसमें 5% की गिरावट आई है। इट इज़ दी ओनली स्टेट जहाँ पर सितंबर महीने में जीएसटी कलेक्शंस आपके 5% से कम हुए हैं इन कंपैरिजन टू द मंथ ऑफ अगस्त। फिर दोस्तों बिहार की ही बात करेंगे। बिहार की बात करनी भी पड़ेगी बिकॉज इंडिया में दो ही स्टेट हैं जहां पर कास्ट सर्वे की बात होती है। एक स्टेट बिहार है जिसने पहले शुरू किया था इसको, और दूसरा स्टेट जिसने इसे कुछ महीनों बाद अनाउंस किया था कि हम भी करेंगे, उस स्टेट का नाम उड़ीसा है। बिहार के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बिहार का जो कास्ट सर्वे है वो आ चुका है। इसमें जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट हैं दे कंप्राइज 36% ऑफ द पॉपुलेशन, और ओबीसी जो हैं वो 27.13% आते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन का। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है बिहार जाति आधारित गणना, बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे, और इसमें ये भी कहा गया है कि जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे राज्य की वो अब आपकी 13 करोड़ पर पहुंच चुकी है। इसमें अगर हम बात करें ओबीसीज में तो यादव्स की जो जनसंख्या है वो 14.26% है जो हाईएस्ट है। कुशवाहा और कुर्मी कास्ट की 4.27% है, कुशवाहा कास्ट की, और कुर्मी कास्ट की आपकी 2.87% है। 4.27% है कुशवाहा की और कुर्मी कास्ट की आपकी 2.87% है। अगर हम बात करें बिहार कास्ट सेंसस की तो बिहार कास्ट सेंसस में दोस्तों बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो 27.13% आपका है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36% है, शेड्यूल्ड कास्ट 19.65%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1.68%, अनरिजर्व कैटेगरी 15.2%। तो ये दो चीजें आप यहां पर जरूर से देख लीजिएगा। इन डेटा को आधार पर ये पूरा डेटा जो है आपके सामने आया है। इसमें आगे बढ़ें और बात करें तो जो हिंदू पॉपुलेशन है स्टेट के अंदर वो है आपकी 81.99%, मुस्लिम पॉपुलेशन 17.7% है। इसमें एक और फाइंडिंग हुआ है कि जो पॉपुलेशन है वो अब 13 करोड़ क्रॉस कर चुकी है अगेंस्ट द पॉपुलेशन इन द 2011 सेंसस जहां पॉपुलेशन थी आपकी 10.41 करोड़ पे। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो करीब 13 साल के इस डिफरेंस पे कि 13 साल में पॉपुलेशन में करीब करीब 3 करोड़ से अधिक, करीब 3 करोड़ की जनसंख्या में वृद्धि हुई है बिहार में अगर हम कंपेयर करें विद द 2011 सेंसस जो इस समय आपका 13 करोड़ 7,25,310 है, और 2011 सेंसस में आपका 10.41 करोड़ पे था। तो अब इसके क्या आयाम हैं इसके हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये डेटा हमारे सामने आया। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि पॉपुलेशन 13.07 करोड़ है। एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट मैंने बता दिया आपको, ओबीसी बता दिया, और सर्वे में कहा गया कि यादव्स का मैक्सिमम शेयर है इस स्टेट के अंदर जहां पर 14.27% है। ओबीसी और एक्सट्रीम ओबीसी अगर बात दोनों को मिला दें तो टोटल जो पॉपुलेशन का हिस्सा है दैट इज 63%। 63% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इन द ओबीसी कैटेगरी, जिसमें से 36% आपके जो आते हैं वो आते हैं इन द एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस में, और बाकी जो 27.13% आते हैं इन द अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर मतलब जो एक्सट्रीम बैकवर्ड नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है उसे इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। इस ट्रैक का नाम है आपका हेल्थ वे, और ये दुनिया में दूसरा ऐसा ट्रैक है जो कि इस तरह बना है आपका। इस ट्रैक पे आपके 3 लेन्स हैं जिसमें प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं, प्रायोरिटी साइकिलिस्ट की सेफ्टी की दी गई है, और इसीलिए इसे अभी हैदराबाद में इस साइकिलिंग ट्रैक को बनाया गया है। इसको मैंने पहले भी जिक्र किया है आपसे, लेकिन हाँ ये इन दुनिया का दूसरा सोलर साइकिलिंग ट्रैक है, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है जिसे हैदराबाद में अभी इसको शुरू किया गया है। फिर दोस्तों आज का दिन जो है 3 अक्टूबर, आज का वो दिन है जब 1990 में वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी एक साथ आए थे। उन्होंने एक साथ आके अपने देश को एकजुट किया था। पहले आपका था द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दैट वाज ईस्ट जर्मनी एंड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वेस्ट जर्मनी, वो मिलकर आए थे, और 45 के बाद ये एक साथ मिलकर 1990 में जब आपका बर्लिन वॉल भी गिरी थी उसके बाद इन्होंने एक साथ ही अब यूनिफाई होकर रहना शुरू कर दिया है। इसीलिए आज का दिन जर्मन यूनिटी डे के तौर पर, एक पब्लिक हॉलिडे के तौर पर जर्मनी में ऑब्जर्व किया जाता है।
फिर बात करते हैं दोस्तों एशियन गेम्स की, तो भारत को मिले हैं 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और टैली पहुंची है आपकी 50 मेडल्स पे। इंडिया ने जीता है सिल्वर मेडल 4x400 मीटर्स मिक्स स्ट्रीम रिले इवेंट में। मोहम्मद अजमल, आर वित्य रामराज, राजेश रमेश और सुभा वेंकटेशन ने जिताया है। विमेंस के लॉन्ग जंप में हम मिला है सिल्वर मेडल एनसी सोगुन का। स्टीपल चेज विमेंस में जहां पर हम मिला था गोल्ड मेडल जो अविनाश साबले ने दिया था मेंस स्टीपल चेज में, अब इसमें मिला है सिल्वर पारुल चौधरी को और ब्रॉन्ज मिला है प्रीति लांबा को। इसके अलावा इंडिया के जो विमेंस एंड मेंस की स्केटिंग रिले टीम है उन्होंने जीता है 2 ब्रॉन्ज मेडल 3000 मीटर रिले स्केटिंग में, और जो कि पहली बार हुआ है। और इसके अलावा जो इंडिया की विमेंस डबल्स टीम है टेबल टेनिस में, उन जिन्होंने हराया था चाइना को इन द क्वार्टर फाइनल्स, उन्हें ब्रॉन्ज मिला है, जो कि पहली बार किसी भी कैटेगरी में टेबल टेनिस में हमें विमेंस में खास तौर पे हमें मिला है मेडल। इसके अलावा जैसे मैं पहले कहा विमेंस का जो स्पीड स्केटिंग रिले टीम है उसने जीता है 3rd प्लेस थीटा रिले इवेंट में। उसी इवेंट के मेंस कैटेगरी में भी हमें ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों जो है वो मिला है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया के फॉर्मर नंबर 1 खिलाड़ी रोरी मैकइलरॉय, उनके सुपर परफॉर्मेंस की वजह से जो आपका यूरोप है उसने हराया है अमेरिका को इन दी राइडर कप। राइडर कप एक इवेंट होता है जिसमें जनरली आपका यूरोप की गोल्फ कम्युनिटी गोल्फ नेशंस एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं अगेंस्ट अमेरिकन, और वहां पर इस बार का जो राइडर कप है जो कि हुआ था आपका इटली में, सॉरी जो कि हुआ था आपका जो कि अमेरिका के साथ हुआ था, वहाँ पर अमेरिका को हराकर अब जो राइडर कप है वो जीता है आपके यूरोप ने, और बहुत ही इजी विन है इनके लिए। लेकिन अगेन ये राइडर कप जो है जो गोल्फ का टूर्नामेंट है उसमें यूरोप ने हराया है अमेरिका को टू विन दिस पर्टिकुलर ट्रॉफी। फिर दोस्तों कैलिफोर्निया में पहली ओपनली लेस्बियन सेनेटर बनी है जो कि लेस्बियन है इन टर्म्स ऑफ हर सेक्सुअल आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और इनका नाम है लेफोंजा बटलर। इन्होंने रिप्लेस किया है मरहूम कैलिफोर्निया के सेनेटर जिनकी डेथ हो चुकी है डियान फ्रेंस्टन को, और इससे पहले स्टेट की लार्जेस्ट लेबर यूनियन की फीमेल लीडर की लीडर रह चुकी हैं, और ये एडवाइजर भी रह चुकी हैं टू द यूएस प्रेसिडेंट मिस कमला हैरिस। फिर आज की बड़ी खबर, मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया है, और नोबेल प्राइज दिया गया है टू कैटलिना करिको एंड ड्रू वीसमन। इन्हें दिया गया है फॉर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन, जिससे जो डेवलपमेंट हो सका कोविड-19 का वो हो पाया यूजिंग mRNA स्ट्रेन। करिको जो है वो हंगरी से हैं और वीसमन आपके यूएस से हैं। इससे पहले उन्हें 2021 में लास्कर अवार्ड भी मिला था। जनरली जो अवार्ड इसको मिलता है वो जनरली आपका नोबेल प्राइज को मिल ही जाता है आने वाले 10 सालों के अंदर, तो उसके बाद ये कंफर्म था कि आने वाले सालों में इनको नोबेल प्राइज तो मिलेगा। इस बार का नोबेल प्राइज इनको मेडिसिन में आपका दोस्तों दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि mRNA वैक्सीन जो है जो दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन थी जिसे फाइजर ने बनाया था, फाइजर एंड बायोएनटेक ने, उसमें mRNA का इस्तेमाल किया गया था। तो पहले तो mRNA होता क्या है, देखिए mRNA पहली तो खबर ये रही, ये यूज किया गया था इन द फर्स्ट वैक्सीन और जिसे बनाया था फाइजर बायोएनटेक ने और मॉडर्ना ने अगेंस्ट कोविड-19। mRNA का फुल फॉर्म है मैसेंजर RNA, जो कि एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हमारी। बेसिकली होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको ये एक्टिवेट करता है, जिससे कि एंटीबॉडीज आपकी प्रोड्यूस होती हैं और काउंटर करती है इन्फेक्शन को फ्रॉम अ लाइव वायरस। इंडिया की जो वैक्सीन है दैट इज द इनएक्टिव वायरस वैक्सीन, जो कि आपकी चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, उसमें हमने एक डेड वायरस या सेमी डेड वायरस को इंट्रोड्यूस किया था बॉडी में, जिससे कि बॉडी में जो वहां पर जो एक एंटीबॉडी है वो जनरेट होती है, टी सेल्स बी सेल्स आपका बीटा सेल्स आपके प्रमोट होते हैं, जिससे कि एक एंटीबॉडी क्रिएट होती है। पर वहां पर हमने एक वायरस को इंट्रोड्यूस किया था। यहां पर इसकी खासियत यह है कि यहां पर हम वायरस को चाहे वो डेड ही नेचर में क्यों हो उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि एक जेनेटिक मटीरियल, एक पीस ऑफ जेनेटिक मटीरियल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि बॉडी के अंदर एक वायरल प्रोटीन है स्पाइक प्रोटीन, उसको वो इंट्रोड्यूस करता है, उसको वो एक तरह से जनरेट करता है, जिससे कि एंटीबॉडी जनरेट होती है। तो स्पाइक प्रोटीन जो होता है जिसे हम कहते हैं वायरल प्रोटीन, उससे कॉरेस्पॉन्ड होकर जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है वो मिलकर एक एंटीबॉडी को जनरेशन करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि अगर कल को वायरस हमें होता है या हम इफेक्ट होते हैं तो उससे हम लड़ सकते हैं। तो उसको लेकर ये पूरा इनिशिएशन जो है उसे दोस्तों अभी हाल ही में किया गया था। तो mRNA का मतलब मैसेंजर RNA है, और भारत जो दुनिया की पहली वैक्सीन है कोविड की वो एक mRNA बेस्ड वैक्सीन आपकी थी, और इसी वजह से इसको अभी लॉन्च किया गया है। दोस्तों स्वच्छता ही सेवा कैंपेन पे भी और अभी हाल ही में
इसका डिस्कशन भी हुआ था कि एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को हमें और प्रमोट करना है। इनफैक्ट इन सारे कैंपेन्स में मोदी जी ने भी कहा था कि हमें इफेक्टिवली इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। इनफैक्ट सरकार ने इसके लिए जो एक आपका बजट है वो रखा है आपका 100 करोड़ का। दैट इज द अमाउंट दैट हैज बीन केप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। जो लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे कि एक प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जहां पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, उन पे फोकस करके काम करना था। करीब 112 से लेकर 117 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उस कैटेगरी में आपके आते हैं। उसी तरीके से अब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था। तो उसके लिए जो टोटल बजट आपका है वो आपका बजट है 100 करोड़ रुपीस का। तो बेसिकली जो ये प्रोग्राम है वो इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ एरियाज जो कि लैक करे डेवलपमेंट पैरामीटर्स में। इंडिया में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 500 से डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस 31 स्टेट्स जिन्हें चुना गया था 6 स्टेट्स के अंदर। जो एबीपी प्रोग्राम है ये वाला, ये बेस्ड है उसी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पर, उसी प्रोग्राम पर आपका काम करता है। ये प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है 2018 में लॉन्च हुआ था और उसमें 112 डिस्ट्रिक्ट आपके कवर होते हैं। और बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और जो प्रोग्रेस है नेशन का, उन सिटीज़ को ग्रो करके, उन डिस्ट्रिक्ट से ग्रो करके हम वो अचीव कर सकते हैं। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। उसी तर्ज पे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को भी अब लॉन्च किया गया और बजट रखा गया है आपका 100 करोड़ रुपए। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर को कि सरना रिलीजियस कोड ऑफ फॉर ट्राइबल जो हो उनकी पहचान उसको मिलनी चाहिए। कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि निगलेक्ट किया जा रहा है सरना कोड को, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करेगा ट्राइबल डेवलपमेंट को झारखंड के अंदर। और उनका मानना है कि 5th और जो 6th शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग सरना कोड को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, सरना कोड एक सरना रिलीजन से बेस्ड है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में है जनजातीय जनसंख्या में झारखंड में, और वो बेस किया गया है उनके नेचर वर्शिप पे, डिस्टिंक्ट है फ्रॉम मेनस्ट्रीम रिलीजन्स, इसीलिए उसको अलग से हमें रिकॉग्नाइज या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो 5वां शेड्यूल है वो प्रोविजन ले डाउन करता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड स्टेट्स। और जो 6th शेड्यूल है आपका वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 2 एरियाज हैं, एक है आपके जो 6th शेड्यूल के स्टेट्स हैं उनमें कवर करता है एडमिनिस्ट्रेशन का शेड्यूल ट्राइब्स के, और 5th शेड्यूल में अलग अलग एरियाज कवर करता है जो इन 6 स्टेट्स में या इन स्टेट्स में आपके नहीं आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द 5th एंड 6th शेड्यूल उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सरना कोड का भी आप पहचान दीजिए इसको, बिकॉज झारखंड में इनकी बड़ी संख्या है और इनका अलग से पूरा रिलीजन का कोड है, पूरा अलग रिचुअल्स हैं, उनको भी हमें अलग से पहचान देनी पड़ेगी। इस वजह से सरना कोड का इन्होंने जिक्र यहाँ पर दोस्तों किया है। अब आते हैं हमारे होमवर्क पे। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड जियो कोडिंग फंक्शनैलिटी टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट बिजनेस अक्रॉस द कंट्री? कौन सी एयरलाइन रिसीव किया है इंडियन गवर्नमेंट नॉट टू स्टार्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन सितंबर 2023? इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 इनॉग्रेट किया गया इन विच सिटी? कौन सा कंट्री स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट? इंडियन नेवी ने एमओयू साइन किया है किस इंस्टीट्यूशन के साथ फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन? तो इन सबके जवाब आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये हमारा स्कैनर है, इसको स्कैन कर लीजिए और वहां पर जाके आपको जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। बाकी आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम हमारा चैनल है, वहां जा सकते हैं, और सोशल मीडिया पे आप मुझे इस आईडी से फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसको जरूर कीजिएगा बिकॉज यहाँ पर डिस्कशंस भी होते हैं हमारे करंट अफेयर्स को लेकर, बर्निंग इश्यूज को लेकर, उसको जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे हम कल सुबह 6 बजे फिर से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड पीस आउट।